हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं सीडीपी का सीरीज और यह बिहार 7 फेज शिक्षक बहाली के लिए है। आप सबको पता है कि बीपीएससी टीचर की बहाली के लिए एग्जाम लेने जा रही है। पहले जो बीएसएससी लिया करती थी, अब पहले जब नियोजन होता था टीचर का, तो नियोजन के जगह पर अब नियुक्ति होगी। ध्यान रखेंगे, अब नियुक्ति होगी, यानी टीचर जो होंगे वो बीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज एग्जाम के तहत पास करेंगे और जब एग्जाम पास कर जाएंगे तो उनको नियुक्त किया जाएगा, यानी राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, और यह बिहार में टीचर बनने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सीटेट, एस्टेट और बीटेट पास किए हैं तो आप राजपत्रित कर्मचारी बनेंगे, राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसी के संदर्भ में देखेंगे कि बीपीएससी 7 फेज के लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रही है। और जब बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी जब एग्जाम ले रही है तो इसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी होगा और उसी को ध्यान में रख करके हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए रहें और तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए और जब भी सिलेबस आए तो आप एक कदम आगे रहें। जो अभी सोच रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत अंतर रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। इसी संदर्भ में हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगर 100 प्रश्न पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, 100 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सीडीपी का प्रश्न जो है यह 30 प्रश्न होने की संभावना रहेगी। 30 से 40 प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो अगर 40 पूछा जाएगा तो 30 सीडीपी का और 10 टीचिंग एप्टीट्यूड से हो सकता है। लेकिन अगर प्रश्नों की संख्या 30 रहे तो 30 में हो सकता है कि यह 20 प्रश्न आपको सीडीपी से दे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से हो, और 10 प्रश्न जो है यह टीचिंग साइकोलॉजी से हो सकता है। और रेस्ट अगर 30 है तो 70 प्रश्न जो है यह आपको जनरल स्टडी से पूछा जा सकता है, और इसमें प्लस ईबीएस भी रहेगा। ध्यान रखेंगे, ईबीएस भी रहेगा। और ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी संदर्भ में मैं सीडीपी का सीरीज लेकर के आया हूं और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का फाउंडेशन है काफी स्ट्रांग हो जाए, और फाउंडेशन स्ट्रांग हो और इससे संबंधित जो प्रश्न हो उसको जब हम करें तो वो प्रश्न गलत होने की संभावना ना हो। इसी संदर्भ में आइए हम लोग देखते हैं, और यह टॉपिक होगा विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा की हम लोग बात करेंगे, जो सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी से आगे के जितने टॉपिक है ये आधार इसका ये प्रदान करता है, आधार देता है। और आप सबको पता है, अगर हम विकास की बात करें तो आप सबको पता है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्रमिक रूप से सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और यह माँ के गर्भ से स्टार्ट हो करके शुरू हो करके जीवन पर्यंत यानी अनंत काल तक चलता है। इसी को हम विकास कहते हैं। और विकास यहाँ पर हम देखेंगे, वृद्धि और विकास में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और इसके परिभाषा को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है, वृद्धि से हमारा तात्पर्य है कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन। वृद्धि का तात्पर्य है कि मात्रात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। अर्थात कह सकते हैं इसमें शिशुओं की उम्र बढ़ने पर संवेगात्मक नियंत्रण में परिवर्तन विशेषकर भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन से है। ध्यान रखेंगे, यानी कहने का अर्थ है जब बच्चा बढ़ता है तो बढ़ने के साथ साथ उसके सांवेगिक परिवर्तन भी देखे जाते हैं। सांवेगिक परिवर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है भाषा का, यानी उसका भाषा विकास और भाषा विकास की क्षमता में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जबकि विकास से हमारा तात्पर्य सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन से है, परिमाणात्मक परिवर्तन से है। इसका अर्थ है कि यह जो परिमाणात्मक का तात्पर्य है शरीर का कद बढ़ना और उसके बनावट में परिवर्तन होना। समझ गए? ध्यान रखेंगे, यहाँ का
कहा जा रहा है वृद्धि से हमारा तात्पर्य परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है, यानी यहाँ उम्र के साथ साइज में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और साथ में सांवेगिक परिवर्तन, सांवेगिक विकास भी देखने को मिलता है। लेकिन आप विकास की बात करें तो इसमें आप देखेंगे परिणात्मक यानी कद भी बढ़ता है शरीर का, और साथ में कद और इसके साइज में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, बनावट में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस संदर्भ में हम देखेंगे यहाँ पर इन संदर्भ में देखेंगे कि वृद्धि से आशय समानतः शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय हमारे शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन में परिवर्तन से है। यानी कह सकते हैं कि वृद्धि एक क्षणिक और तत्कालिक परिवर्तन होता है और एक सीमा के बाद रुक जाता है। विकास से हमारा तात्पर्य है कि यह जीवन पर्यंत चलता है और इसके आयाम अलग अलग हो जाते हैं। शरीर के विभिन्न आयाम बढ़ते हैं, शारीरिक परिवर्तन से हो सकता है, मानसिक परिवर्तन से हो सकता है और साथ में व्यवहारिक संगठन से भी हो सकता है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है वृद्धि यानी वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन का अर्थ है, यानी शरीर का साइज और कद बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि इसका मापन संभव है, इसको मापा जा सकता है। लेकिन विकास का मापन कठिन है, विकास का मापन कठिन है क्योंकि विकास जो है शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सांवेगिक और संगठनात्मक परिवर्तन से भी है। इसलिए हम इस विकास को माप नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। वृद्धि का अर्थ इसी संदर्भ में अगर देखें तो वृद्धि का अर्थ संकोचित हो जाता है, संकुचित मात्र इसका अर्थ हो जाता है, और विकास का अर्थ है कि व्यापक है। इसका तात्पर्य यह है कि आप देखेंगे विकास चौतरफा होता है, यानी इसमें संवेग की भी वृद्धि होती है, परिणाम की भी वृद्धि होती है, गुणात्मक भी, यानी इसमें शारीरिक, मानसिक और साथ में व्यवहारिक परिवर्तन, सांवेगिक परिवर्तन भी देखे जाते हैं। इसलिए इसका अर्थ जो है व्यापक है, इसका अर्थ व्यापक है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, ध्यान रखेंगे, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी यह माँ के गर्भ से स्टार्ट होकर के अनंत काल तक चलती है, जिसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में हम विकास की अवस्था की बात करेंगे और इन अवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे कि जितने मनोवैज्ञानिक हैं ये भारत में कितने अवस्था की बात करते हैं, कितने अवस्था दिखाते हैं। देखिए, विकास की अवस्था का तात्पर्य है यह मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है और जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए ये मृत्यु तक चलता है। यानी कहने का अर्थ है ये माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है विकास की प्रक्रिया जो है माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु तक प्राप्त होता है, मृत्यु तक चलता है, अनंत काल तक चलता है। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग राय है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, कौन से राय प्रस्तुत करते हैं भारत के संदर्भ में और भारत के परिस्थिति के संदर्भ में। यहाँ और वो परिस्थिति हो सकती है, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति, उस परिस्थिति के अनुसार विकास की अवस्थाओं को डिफाइन करते हैं। इसी संदर्भ में हम देखेंगे एक मनोवैज्ञानिक रॉस हैं और फ्रायड हैं, इन्होंने भारत में 5 अवस्थाओं की बात की है। उसी तरह एक कॉलसेनिक है जिन्होंने 10 अवस्था की बात की है, और सबसे इंपॉर्टेंट पियाजे जो 4 और ब्रूनर 3 अवस्था की बात करते हैं। ध्यान रखेंगे ये अवस्था पूछा जाता है सिंपल तरीके से, इसलिए इन अवस्थाओं को ध्यान रखें। यहाँ कहा जा रहा है कि रॉस और फ्रायड 5 अवस्था की बात करते हैं, वहीं
कार्ल सैनिक जो है ये 10 अवस्था की बात करते हैं, और वहीं प्याजे की बात की जाए तो ये 4 अवस्था की बात करते हैं, और ब्रोनन की बात की जाए तो यह 3 अवस्था की बात करते हैं जो विकास की अवस्था होती है। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि सामान्यतः भारत में अगर बात की जाए तो भारत में 7 अवस्थाएं बताई गई हैं, 7 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसी को हम लोग अलग अलग संदर्भ में देखेंगे। सामान्यतः विकास की अवस्था, समानता विकास की अवस्था इन चरणों से होकर के गुजरती है, जिसमें पहला चरण है जिसको पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पहला चरण है जिसको पूर्व प्रसूति काल कहते हैं, यानी प्री नेटल पीरियड कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्री नेटल पीरियड कहते हैं, अर्थात यह अवस्था गर्भाधान से लेकर के जन्म तक चलती है, यानी पूर्व प्रसूति अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज। ध्यान रखेंगे, पहला स्टेज क्या है? प्री नेटल स्टेज, और इसका समय काल है यह गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था को हम लोग प्री नेटल स्टेज कहते हैं। दूसरे स्टेज की बात करें जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, यानी इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, और यह अवस्था जो है यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच के काल को हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं, यानी शैशवावस्था का समय क्या है? जन्म से लेकर के 2 साल। ध्यान रखेंगे। और तीसरा अवस्था की मैं बात करूं तो तीसरा अवस्था बाल्य अवस्था है। बाल्य अवस्था का अगर समय की बात की जाए तो यह बाल्य अवस्था 2 साल से लेकर के 12 साल के बीच के अवस्था को हम लोग बाल्य अवस्था कहते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसको 2 भाग में बांटा है। पहला है प्रारंभिक बाल्य अवस्था जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था जिसको लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। ध्यान रखेंगे। और अर्ली चाइल्डहुड का समय जो होता है यह 2 से 5 वर्ष के बीच का होता है। और इसी संदर्भ में हम देखेंगे अगर लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो यह 2 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को हम लोग लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, यानी उत्तर बाल्य अवस्था कहते हैं। इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं बाल्य अवस्था की अगर बात की जाए ओवरऑल तो यह 2 से 12 वर्ष की है। इसमें 2 सब अवस्थाएं हैं, और 2 सब अवस्था की बात की जाए तो पहला है प्रारंभिक बाल्य अवस्था जिसका समय 2 से 6 वर्ष के बीच होता है, और दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था जिसका समय 2 से 12 वर्ष के बीच का होता है। ध्यान रखेंगे। चौथे अवस्था की बात करें तो चौथा अवस्था है जिसे किशोरावस्था कहते हैं, एडोलसेंट एज कहते हैं, और यह अवस्था 12 से 18 साल के बीच होता है जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और इसे ध्यान रखेंगे, इसे तूफान का उम्र भी कहते हैं, तूफान का उम्र भी कहते हैं, यानी कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टिपिकल अवस्था इसको मानते हैं किशोरावस्था को। पांचवी अवस्था की बात करें तो पांचवा अवस्था है युवावस्था। युवावस्था का समय की मैं बात करूं तो यह 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच के समय काल को युवावस्था कहते हैं। लेकिन वर्तमान में ध्यान रखेंगे यह 30 वर्ष के तक भी जाता है, यानी 18 से 30 वर्ष के बीच की अवस्था को हम लोग युवावस्था में रखते हैं। इसी संदर्भ में अगर हम छठे स्टेज की बात करें तो छठा स्टेज जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, और प्रौढ़ावस्था का समय 30 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच की अवस्था की होती है। और इसी संदर्भ में अगर हम वृद्धावस्था की बात करें जो 7वां अवस्था है, 7th फेज है, और 7th फेज जो 60 वर्ष से शुरू होकर के मृत्यु तक चलता है जिसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, और यह अनंत तक चलता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। और वृद्धावस्था की बात करें तो ये 60 वर्ष से मृत्यु तक के अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यानी कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक जो हैं यह भारत में 7 अवस्थाओं की बात करते हैं, 7 फेज की बात करते हैं। और इसी संदर्भ में
पहले अवस्था की बात करें जिसे इन्फेंसी स्टेज, प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, यानी पूर्व प्रसूति काल कहते हैं, जिसका समय गर्भधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था को रखते हैं। यानी पहला स्टेज पूर्व प्रसूति काल, यानी पूर्व प्रसूति काल का तात्पर्य है प्रीनेटल स्टेज, गर्भधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था को। इसके बाद सेकेंड अवस्था आता है जिसको शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसके समय काल की बात करूं तो यह होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। तीसरा अवस्था की मैं बात करूं जिसे बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था का समय जो होता है यह 2 से 12 साल के बीच का होता है, जिसको 2 भागों में बांटते हैं। और पहले भाग की मैं बात करूं जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, या इसका समय 2 से 6 साल के बीच होता है। और दूसरे सब अवस्था की बात करें जिसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और यह 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को इसमें रखा जाता है। और देखेंगे चौथे अवस्था की मैं बात करूं जिसे किशोरावस्था कहते हैं, यह समय 12 से 18 साल के बीच होता है। और पांचवी अवस्था की बात करूं जिसे युवावस्था कहते हैं, यह 18 से 25 वर्ष के बीच के उम्र एज ग्रुप को हम लोग युवावस्था में रखते हैं। फिर इसके बाद ये प्रौढ़ावस्था की बात की जाए तो प्रौढ़ावस्था का समय 30 से 60 वर्ष के बीच की अवस्था को कहते हैं। वृद्धावस्था की मैं बात करूं तो यह 60 वर्ष से मृत्यु तक के, यानी जीवन के अंत तक की अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था में रखते हैं। ध्यान रखेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं से मोस्टली प्रश्न बनने की संभावना रहती है और है भी। यह पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी अवस्थाएं हैं और यह अवस्था किस एज ग्रुप से होता है। एज ग्रुप से यानी एक तरफ अवस्था दे देगा, दूसरी तरफ मिलाने के लिए दे देगा, यानी मैचिंग वाला प्रश्न यहां से बन सकता है। और इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो विशेषता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषता से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगले क्लास में हम लोग विशेषता की बात करेंगे। तब तक फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।